अपनी 7 दिन की बेटी का माथा चूमा और फिर कनाडा के लिए रवाना हो गया। जाना ज़रूरी था क्योंकि आदित्य पर 5 बहनों की जिम्मेदारी थी। 5 सालों में तीनों बहनों की शादी के लिए आदित्य ने पैसे जमा किए और फिर उनकी शादी हुई। लेकिन आदित्य परदेश जाने पर उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसने कई बार आदित्य को फ़ोन करके कहा कि वापस आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन आदित्य ने अपनी पत्नी से यही कहा कि कुछ साल सब्र कर लो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। एक दिन आदित्य की बेटी ने उसे फ़ोन किया और बताया कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। आदित्य ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर जब बेटी ने वीडियो कॉल की तो देखा कि उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। मोहल्ले की सारी औरतें बैठी रो रही हैं। आदित्य ने तभी वापसी का टिकट खरीदा और जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि घर के अंदर तो आदित्य बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था और काफ़ी अच्छी सैलरी थी। लेकिन इस सब के बाद भी घर के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसका परिवार ही इतना बड़ा था। वह बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसीलिए पूरे घर की उसी पर जिम्मेदारी थी। उसके पिता फैक्ट्री में नौकर थे, लेकिन अब वह रिटायर हो चुके थे। थोड़ी बहुत जो पेंशन उनको मिलती थी वह घर बनवाने में खर्च हो गई, और फिर माँ की बीमारी पर उसके पिता की सारी पेंशन ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि आदित्य की माँ अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन पिता हर समय इस बात का ताना मारते थे कि तू मेरी सारी पेंशन खा गई। आदित्य पिता को हाथ जोड़कर कहता कि ताने देना बंद कर दो, क्योंकि वह आपकी पत्नी है, आपकी जिम्मेदारी थी। किसी दूसरे ने तो माँ का इलाज नहीं कराना था, इसीलिए आप ये सारी बातें करना बंद कर दीजिए। उस दिन के बाद से आदित्य के पिता ने उसकी माँ को कुछ नहीं कहा। आदित्य 3 भाई थे और उनकी 3 बहनें थीं। सभी उससे छोटे थे। जब वह बेंगलुरु कंपनी में जॉब करता था उस समय आदित्य के सारे भाई बहन पढ़ रहे थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीनें भी थीं, इसीलिए आदित्य के पिता कुछ खेतीबाड़ी भी कर लेते थे और दोनों भाई उनकी मदद करते थे। हालांकि आदित्य का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी अच्छा गुजर बसर हो रहा था। लेकिन फिर अचानक ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आदित्य के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। आदित्य पर कंपनी के ऑफिस से ज़रूरी डॉक्यूमेंट चुराने का इल्ज़ाम लगा और फिर उसे जॉब से निकाल दिया गया। आदित्य ने सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया, लेकिन उसका किसी ने भी यकीन नहीं किया। आदित्य नहीं जानता था कि यह किसकी चाल थी और ऑफिस में उसका कौन दुश्मन था। हालांकि आदित्य तो सबके साथ बड़े प्यार से रहता था, सबको अपना भाई समझता था, लेकिन फिर भी उसके साथ किसी ने दुश्मनी की और उसे कंपनी से निकलवा दिया। आदित्य घर आया तो सारे घर वाले परेशान हो गए। आदित्य की माँ बार बार उससे यही कहती कि बेटा, अब घर के खर्च कैसे पूरे होंगे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी से तो पूरा घर चल रहा था। आदित्य भी अंदर से बहुत दुखी था और टूटा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने घर वालों को तसल्ली दी कि मैंने बाकी कंपनियों में अप्लाई किया है, जल्दी ही मुझे जॉब मिल जाएगी। मुश्किल की इस घड़ी में सिर्फ आदित्य की पत्नी ने उसे सपोर्ट किया। अब वह आदित्य को तसल्ली दे रही थी कि परेशान होने की कोई बात नहीं, आपको इससे अच्छी नौकरी मिलेगी, देखते रहना। आदित्य की पत्नी तानिया घर के सारे काम खुद करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठाई हुई थी। कभी कभी आदित्य उससे कहता कि सारे काम तुम खुद क्यों करती हो, बहनों का साथ ले लिया करो। इस पर वह मुस्कुराकर कहती कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आदित्य अपनी माँ और बहनों से अक्सर यही कहता था कि तानिया का काम में हाथ बटाया करो। वह आदित्य के सामने तो हाँ भर लेती थी, लेकिन उसके पीछे तानिया का कोई हाथ नहीं बटाता था। जब 1 महीने तक आदित्य घर में बैठा रहा तो एक दिन आदित्य की माँ ने उससे कहा, बेटा सच पूछो तो तुम्हारी कंपनी ने तो तुम्हें जॉब से निकाला है, उसमें बेहतराई ही थी। माँ की ये बात सुनकर आदित्य हैरान हुआ और अपनी माँ से पूछा, क्या आपकी बात का आखिर मतलब क्या है, मैं नहीं समझा। इस पर उसकी माँ ने कहा कि हमारे पड़ोसियों का लड़का रोशन कनाडा गया है। जब से वह कनाडा गया है उनके घर के हालात बदल चुके हैं। वह तो हमारे पड़ोसी हैं, उनके हालात हमसे ढके छुपे नहीं थे। एक समय का खाना मिलता था और रात को भूखे सो जाते थे। लेकिन जब से उनका बेटा कनाडा गया है, देखो उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली और उनके हालात पहले से कितने अच्छे हो गए हैं। बेटा, इस घर का तू बड़ा है, अगर किसी तरह तू भी कनाडा चला जाए तो हमारे हालात भी पहले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। उससे तो घर का बड़ी मुश्किल से ही गुजारा होता था। मैं अपनी पड़ोसन से बात करूंगी, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे भी रोशन तुम्हारा बचपन का दोस्त है,
अगर किसी तरह कनाडा में तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर ले तो हमारे हालात भी पहले से अच्छे हो जाएंगे। आदित्य ने माँ से कहा कि ठीक है, फिर आप उनकी माँ से बात करिए। यह सुनकर आदित्य की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन यही बात जब आदित्य ने अपनी पत्नी तानिया को बताई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य उससे दूर हो जाए। आदित्य की माँ ने अपनी पड़ोसन से बात की और फिर पड़ोसन का बेटा रोशन, जो कनाडा चला गया था, उसने आदित्य से बात की। जब उसे आदित्य की जॉब से निकलने की बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने आदित्य को तसल्ली दी कि तुम्हारी जॉब का जल्दी ही बंदोबस्त करता हूँ, जिससे पगार भी अच्छी मिलेगी। यह सुनकर आदित्य को खुशी हुई। सभी घर वाले इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन तानिया खुश नहीं थी। वह अक्सर आदित्य से कहती थी, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा। आदित्य उसे तसल्ली देता है कि जैसे ही घर के हालात संभल जाएंगे मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर वह खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखती थी। हालांकि वह उससे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आदित्य उसकी आंखें पढ़ लेता था। इधर आदित्य का कनाडा में जॉब का इंतज़ाम हो चुका था। अगले महीने उसे कनाडा चले जाना था। इन्हीं दिनों आदित्य के घर में एक चांद सी बेटी पैदा हुई थी। आदित्य ने उसका नाम रूबी रखा, जबकि आदित्य को इस बात का बहुत दुख था कि अगले हफ्ते वह अपनी बेटी को छोड़कर चला जाएगा। आदित्य नहीं जानता था कि वह कब वापस आ पाएगा, लेकिन फिलहाल तो वह जा रहा था। इन हालात में पत्नी से दूर होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आदित्य पिछले महीने से बेरोजगार था और यूं घर में बैठे नहीं रह सकता था। आदित्य की बेटी 7 दिन की थी जब उसने सामान पैक किया और कनाडा के लिए जाने की तैयारी की। आदित्य के छोटे भाई बहुत खुश थे और फूले नहीं समा रहे थे। इस बात को सोच सोच करके अब उनके घर के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तानिया बहुत उदास थी। जब आदित्य घर से जाने लगा तो वह उदास नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य वापस आया, अपनी मासूम बेटी को प्यार किया, उसका माथा चूमा और फिर घर से निकल गया। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसकी आंखों में भी आंसू थे और आदित्य नहीं चाहता था कि घर वाले वह आंसू देखें। और आदित्य भी जानता था कि तानिया रो रही थी और उसे रोता हुआ आदित्य नहीं देख सकता था। वह कनाडा पहुंच चुका था और जाते ही उसने घर पर कॉल की, फिर कहा कि मुझे तानिया से बात करनी है। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी माँ नहीं चाहती थी कि तानिया आदित्य से बात करे। जब भी घर कॉल करता और माँ से कहता कि तानिया से मेरी बात कराओ, तो किसी न किसी बहाने से आदित्य को टाल देती थी। आदित्य की कोशिश थी कि किसी तरह तानिया के लिए अलग फ़ोन का बंदोबस्त करे, लेकिन इस बार भी आदित्य की माँ ने मना कर दिया और कहा कि वह तो बिज़ी होगी और तानिया की आदत है, छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाती है, बेकार में ही तुझे भी परेशान करेगी, इसीलिए नए फ़ोन ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। आदित्य जिस नंबर पर फ़ोन करता था वह फ़ोन हर समय उसकी माँ के पास ही रहता था। जब रोशन ने आदित्य को परेशान देखा, वह जानता था कि उससे पहले आदित्य ने घर से दूर कभी भी एक रात कहीं नहीं गुजारी थी और अब अचानक वह यहाँ परदेश में आ गया है। वह आदित्य का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, इसीलिए उसने कहा कि 1 हफ्ते तक तुम आराम करो, 1 हफ्ते बाद ही तुम काम पर जाना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 1 हफ्ते तक आदित्य अपने आप को संभालता रहा और किसी तरह तानिया को भी तसल्ली देता रहा। रोशन ने आदित्य को बताया कि यहाँ पगार तो अच्छी मिलेगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत से आदित्य नहीं घबराता था। शुरू में जो काम भी किया दिल लगा कर किया और यहाँ भी वह कमाने की नीयत से ही आया हुआ था। अब उसे पहले से डबल सैलरी मिल रही थी, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। रोशन आदित्य को हर समय समझाता रहता था कि अपने घर वालों से, खासकर अपनी पत्नी से, हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन ज़रूर बात किया करो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे परदेश में आने के आदी नहीं। और किसी भी औरत का पति जब परदेश में आ जाए तो वह अंदर से टूट जाती है, इसीलिए उसको सहारे की ज़रूरत होती है और ये सहारा उसे तुम बात करके ही दे सकती हो। इससे उसे तन्हाई का एहसास नहीं होगा। आदित्य ने रोशन की नसीहत पर अमल करते हुए फैसला किया, तानिया से ज़्यादा बात करूँगा। पहले सैलरी जो आदित्य ने घर में भेजी तो उसमें अपने भाई को कहा कि इसमें से तानिया को एक अच्छा सा मोबाइल लेकर दे दो। हालांकि आदित्य का भाई ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे आदित्य की बात माननी पड़ी। तानिया के लिए वह एक फ़ोन लेकर आया और अब आदित्य भी बात करने के लिए माँ का मोहताज नहीं था।
जब भी दिल करता वह तानिया से बात कर लेता और वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को भी देख लेता था। जैसे जैसे रूबी बड़ी हो रही थी, बहुत ही प्यारी होती जा रही थी। आदित्य का जी करता था कि उड़कर घर आ जाए और उसे खूब प्यार करे, लेकिन वह तो इधर मजबूरी में जकड़ा हुआ था। आदित्य माँ से जब भी बात होती थी तो माँ तानिया के गिले शिकवे करना शुरू कर देती थी। आदित्य की माँ उसे बताती कि तानिया हमसे लड़ाई झगड़ा करती है, वे बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है, न कोई काम करती है, सारा दिन घर में बैठी रहती है, यहाँ तक कि वह अपनी बेटी रूबी का भी ख्याल नहीं रखती। आदित्य जब तानिया से बात करता था तो बार बार यही कहती कि आपने अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन आदित्य यही कहता था, वह मेरी माँ है, भला झूठ क्यों बोलेंगी। तुम मुझे बताओ ना, क्या तुम्हारा घर वालों के साथ बर्ताव ठीक नहीं? अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे खुलकर बात तो करो। लेकिन वह अक्सर खामोश हो जाया करती थी। आदित्य को कनाडा गए हुए 5 साल हो चुके थे। तानिया जब भी बात करती थी वह यही कहती थी कि अब वापस आ जाइए, आपने बहुत कमा कर दे दिया है अपने घर वालों को, 3 बहनों की शादी भी हो गई है, 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब आप वापस आ जाइए। लेकिन आदित्य यही कहता कि आ जाऊंगा, बस थोड़े समय और इंतज़ार कर लो। आदित्य की बात सुनकर वह मायूस हो जाती थी और यही समझती थी कि शायद आदित्य वापस आने वाला नहीं। आदित्य ने अपने बर्ताव से अपनी पत्नी को खुद से दूर कर दिया था। तानिया तो यही चाहती थी कि आदित्य घर वापस आ जाए, अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन आदित्य ने ही अपने दिल में उसके खिलाफ गलतफहमियां पाल रखी थी। दिल ही दिल में यही समझने लगा था कि उसकी माँ ठीक कहती है, तानिया का बर्ताव काफ़ी बदल चुका है, वह घर वालों से ऐसी ही लड़ाई झगड़ा करती होगी। रोशन और आदित्य के और भी दोस्त थे जो यहाँ कनाडा में जॉब कर रहे थे। वे साल में 1-2 बार घर का चक्कर लगा लेते थे। रोशन जब इस बार घर से वापस आया तो आदित्य से यही कहने लगा कि तुम भी अजीब हो, 5 साल के ऊपर का समय गुजर चुका है, लेकिन तुम घर वापस नहीं गए। इतनी दूरी ठीक नहीं। वह जानता था कि आदित्य के दिल में तानिया के लिए मैल आ चुका है। रोशन ने आदित्य को समझाने की कोशिश भी की। कभी कभी जो दूर से नज़र आता है वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। हो सकता है तुम्हारी पत्नी अपनी जगह ठीक हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती हैं, लेकिन खुद जाकर तुम हालात का पता करो और ख़ुद इंसाफ करो और अपनी आंखों से देखो कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। क्या वह बातें जो तुम्हें बताई जा रही हैं वह सब सच हैं या मामला ही कुछ और है। अपने दोस्त की सलाह पर अमल करते हुए आदित्य ने वापस जाने का फ़ैसला किया। उसका इरादा था कि 2-3 हफ्ते इंडिया रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। और फिर जब आदित्य ने अपनी माँ को बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ तो उसकी माँ उसे वापस आने से रोकने लगी। कहने लगी कि बेटा, वापस आने की क्या ज़रूरत है, तुम तानिया की वजह से परेशान हो जाओगे, वह तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगी और तुम्हारा मूड भी ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर आदित्य हैरान हुआ। वह तो यही समझ रहा था कि उसकी माँ खुश होगी, वह कहेगी कि बेटा वापस आ जाए, लेकिन वह चाहती ही नहीं थी कि आदित्य वहाँ पर से वापस आए। आदित्य कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कौन ठीक है कौन गलत। तानिया सीधे मुंह आदित्य से बात नहीं करती थी, जबकि माँ का इरादा यही था कि आदित्य वापस ही ना आए। उसके पिता ने भी कभी आदित्य को वापस आने के लिए नहीं कहा था। कभी कभी आदित्य को ऐसा महसूस होता था कि घर वाले यही चाहते हैं कि मैं हमेशा इधर ही रहूं और हर महीने पैसे जो इनको मिल रहे हैं यह सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। या शायद उनको इस बात का डर था कि अगर मैं एक बार इंडिया वापस आ गया तो शायद फिर वापस कनाडा ना जा पाऊँ और पैसे आने का यह सिलसिला ख़त्म हो जाए। पति जब अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और उसकी पत्नी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाए तब उसकी दिलचस्पी दूसरी औरतों में होने लगती है। ऐसा ही कुछ आदित्य के साथ हुआ था। यहाँ जिस कंपनी में वह काम करता था उसकी मालकिन एक विधवा औरत थी जिसका नाम मारिया था। वह आदित्य में दिलचस्पी ले रही थी और ये बात आदित्य को अच्छी तरह पता थी। जब तक तानिया आदित्य के दिल में थी तो उसने मारिया के बारे में कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन अब मारिया उसके दिल दिमाग पर छाने लगी थी। उसने आदित्य को शादी के लिए ऑफ़र भी की। आदित्य ने अपने घर वालों को बताए बगैर ही मारिया से शादी कर ली। अब तो पैसे की रेल-पेल होने लगी थी। अपनी तनख्वाह के अलावा आदित्य और पैसे बढ़ाकर भी घर भेज देता था और अब उसके घर वाले और भी ज़्यादा खुश थे। महीने में 1-2 बार ही तानिया से अब आदित्य की बात होती थी और वह भी आदित्य से बात नहीं करती थी।
बस रूबी से ही आदित्य की अक्सर बातें होती थी। इंडिया से कनाडा आए हुए आदित्य को 10 साल गुजर चुके थे और एक दिन आदित्य के साले ने उसे फ़ोन किया और उस पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी की खबर भी नहीं लेते। उसने बताया कि तानिया को कैंसर हो चुका है। यह खबर आदित्य पर बिजली बनकर गिरी। आदित्य ने तानिया से वीडियो कॉल पर बात की। काफ़ी समय के बाद आदित्य उसे देख रहा था। वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। आदित्य उसकी शक्ल नहीं पहचान रहा था। आदित्य ने उसे तसल्ली दी कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आदित्य ने अपने साले को बहुत सारे पैसे भेजे और उससे कहा कि तानिया को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराओ, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन उसका साला बार बार आदित्य से यही कह रहा था कि वापस आ जाइए। लेकिन आदित्य ने उसे यही कहा कि मैं वापस नहीं आ सकता, बस तुम पैसों की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने तानिया के इलाज के लिए 5 लाख रुपए भेजे हैं। आदित्य इसीलिए भी वापस नहीं आ सकता था क्योंकि मारिया नहीं चाहती थी कि आदित्य वापस चला जाए। उसने आदित्य से तो ये भी कहा था कि अपनी पत्नी और बेटी को इधर ले आओ, मुझे उनके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन आदित्य जानता था कि तानिया किसी सूरत इधर नहीं आ सकती। उसे तो अभी तक इस बात का पता भी नहीं था कि आदित्य ने दूसरी शादी कर ली है। आदित्य पैसे भेजकर चिंतामुक्त हो चुका था कि तानिया का इलाज हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगी। लेकिन तानिया ने वह पैसे आदित्य को वापस भिजवा दिए थे। शायद उसे अब आदित्य के पैसों की भी ज़रूरत नहीं थी। पैसों का वापस लौट आना आदित्य के मुंह पर एक तमाचा था तानिया की तरफ से। लेकिन अभी आदित्य समझ नहीं पाया था और वह अपनी ज़िंदगी में बिजी रहा। वह दिन आदित्य की ज़िंदगी का दर्दनाक दिन था जब एक दिन उसकी बेटी ने उसे फ़ोन किया और कहा, बाबा माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा कहकर वह बहुत रो रही थी। रूबी ने वीडियो कॉल पर दिखाया। उसके सामने उसकी माँ तानिया पड़ी थी और मोहल्ले की औरतें उसके आसपास जमा थीं और रो रही थी। आदित्य तो तानिया के इस आखिरी समय में भी उसके साथ नहीं था। तानिया तो इस दुनिया से जा चुकी थी और रूबी को अपनी माँ का सहारा था। वह भी उस दुनिया से चली गई। पिता उससे बहुत दूर था। इसके बाद मारिया बार बार आदित्य को यही कहती थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी पत्नी और बेटी को इधर ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब आदित्य की बेटी भी यही कहती थी कि बाबा वापस आ जाइए, घर वालों का बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं। अब आदित्य को किसी की परवाह नहीं थी, ना ही वह अपनी माँ और भाइयों की किसी बात का यकीन कर सकता था। मारिया ने भी आदित्य से यही कहा था कि अपनी बीवी को तुम खो चुके हो, लेकिन अपनी बेटी को मत खो। तुम उसके पास जाओ, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। 11 साल के बाद आदित्य वापस अपने देश लौट रहा था। आदित्य ने अपने आने की खबर किसी को भी नहीं दी, अपनी माँ को भी नहीं बताया, क्योंकि जब भी वह माँ से बात करता कि मैं वापस आ रहा हूँ तो उनका मूड ख़राब हो जाता था। इसीलिए बिन बताए वापस इंडिया के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही अपने गाँव आया तो मकान पर ताला लगा हुआ था। गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके घर वाले तो गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो चुके हैं। आदित्य सुनकर हैरान हुआ कि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। आदित्य को हैरानी हुई कि मेरी हैसियत इस घर में क्या है। वह घर छोड़कर चले गए, ज़मीन भी बेच दी, लेकिन मुझे इस बात की खबर तक नहीं। किसी ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके बाद आदित्य पूछता हुआ किसी तरह उस घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा एक 11 साल की बच्ची ने खोला जो बहुत कमज़ोर थी और उसके माथे पर चोट का निशान भी था। वह लड़की आदित्य को पहचानने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक आदित्य के चेहरे की तरफ देखती रही और फिर उसे लिपट कर रोने लगी। दरवाजे पर उसका आना इस बात की गवाही दे रहा था कि उसे अपने पिता का बहुत इंतज़ार था। सालों से वह अपने पिता के लिए तड़प रही थी और अब जैसे ही आदित्य उसके सामने आया तो लिपट कर रोने लगी। वह कमज़ोर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और बड़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत चीखती हुई आई और आदित्य से कहा, कौन हो तुम? और बच्ची को आदित्य से अलग करने लगी। आदित्य ने उस औरत को जवाब नहीं दिया तो आदित्य की माँ उसके सामने आई। उसने आदित्य से कहा, आदित्य तुम वापस आ गए और हमें बताया भी नहीं। वह औरत जो आदित्य को हैरानी से देख रही थी, वह आदित्य के छोटे भाई की पत्नी थी। धीरे धीरे परिवार के सदस्य जमा होने लगे। वह आदित्य को देख रहे थे, जबकि 36 साल की उम्र में आदित्य की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और वह बूढ़ा दिखने लगा था।
वह मेहनत करके बूढ़ा हो गया था। अपना खून पसीना लगाकर आदित्य ने अपने घर वालों को पैसे भेजे, लेकिन उस कमाई में उसने अपनी पत्नी को खो दिया और अपनी बेटी को हड्डियों का ढांचा बना दिया। आदित्य ने रोकर अपनी माँ से बस इतना कहा कि माँ, क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं था? तानिया को कैंसर था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया और मेरी बेटी की ये हालत क्यों कर दी? आप लोग इतना जालिम कैसे बन सकते हैं? माँ उससे कहने लगी, बेटा अगर हम इतने ही जालिम हैं तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ और हमसे रिश्ता ख़त्म कर दो। आदित्य अपनी किस्मत पर बहुत रोया, जिनकी खातिर उसने इतनी तकलीफ़ें सही। उनके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ना उसके भाइयों ने उसे गले से लगाया, ना ही उसके माँ बाप ने। अब आदित्य को इस बात का यकीन हो चुका था कि वह उनके लिए एक एटीएम कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं था। पैसों की एक ऐसी मशीन जहाँ से महीने में वह पैसे निकलवाते, उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं। रूबी को आदित्य अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया। इधर किराए के मकान में उसके साथ रहने लगा। फिर मारिया ने रूबी का वीज़ा बनवाया और वीज़ा तैयार होते ही वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर कनाडा वापस चला गया। मारिया ने रूबी को दिल से कबूल किया और अपनी बेटी बना लिया। मेरी उन सभी परिवार वालों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो अपना परदेश में है उनका ख्याल रखिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वे आप लोगों की छोड़कर प्रदेश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आप उनसे प्यार करें, उनके पैसों से नहीं। उनको आपके साथ की ज़रूरत है।